हर्षवर्धन नहीं हो रहा कोई भी ऐड? यस मैम। नो मैम, सब ऑफलाइन है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स करने थे, है ना? एक बार चेक करके बताओ। मॉर्निंग मैम। बड़ा जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया बेटा। चलो हर्षवर्धन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स से रीड करना स्टार्ट करो। ओके मैम। मैम कहाँ से की फीचर से? हाँ, की फीचर्स है। द पढ़ो पढ़ो। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence day from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules what that would determine and function. This was done not by one person, but by a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly. In 1946, वेट, जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग हुई थी, ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो उस टाइम एक्टिव था, ठीक है, इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर सेवरल डेकेड्स मतलब 10 साल बना के एक डेकेड बनता है, ठीक है, तो बहुत सारे सालों से जो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट था, ये इंडिपेंडेंस के लिए मतलब एक्टिव था, ठीक है। अब ये फ्रीडम की स्ट्रगल के दौरान ये जो नेशनलिस्ट थे जो डिवोट करते थे, मतलब अ पर्टिकुलर डिवोटेड ग्रुप, ठीक है, डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन द प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अब उन्होंने क्या किया, वो हमेशा सोचते थे कि अगर इंडिया फ्री हुआ तो इंडिया कैसा लगेगा, और वो उसी के बारे में सोचते थे। ब्रिटिश रूल के अंदर उन्होंने देखा कि चीज़ें फोर्स की जा रही है उनको, मतलब रूल्स को फॉलो करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, और बहुत बहुत थोड़ा सा रोल था उनका इन मेकिंग समथिंग, मतलब ब्रिटिश रूल में इंडियंस का बहुत कम ऐसे कहते हैं ना भाग होता था कि वो कुछ अपने आप से कोई रूल और रेगुलेशन अपने आप से उन्होंने बनाया हो, या फिर उन्होंने कहते हैं ना खुद उसको मतलब खुद उसकी पालना करी हो, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग एक्सपीरियंस था
इससे इनको एक चीज़ तो पता चल गई थी कि हमें डेमोक्रेसी में जीना है, ठीक है। इंडियंस फ्री होने चाहिए, इंडियंस को डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। अब बच क्या गया था कि इंडिया को डेमोक्रेटिक अभी कैसे बनाना है, ठीक है, और कैसे इंडियन गवर्नमेंट को सेटअप करना है, और ऐसे रूल्स जो लिटरली जब फंक्शनिंग में आए तो वो एक प्रैक्टिकल मतलब बात को जताया कि अच्छा ठीक है ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है। कुछ चीज़ें होती है आप बुक में लिख देते हो तो वो बुकिश लैंग्वेज होती है कि अच्छा ठीक है बुक में तो लिख सकते हैं मगर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। अब ये एक पर्सन ने नहीं किया था, ये अराउंड 300 पीपल ने अपने साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में, जो पीरियोडिकली एक दूसरे से मिलते रहे लाइक इन नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ो दीज मेंबर्स। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose to the occasion and gave this country to visionary document that reflects a respect maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for indicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading this, keep in the mind above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of the document were grappling with. Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. First, federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have the government at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class sixth book. We looked at the functioning of the state government in your class seventh book, and this year we will read more about the central government. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only one person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decision could be made for the particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains lists that detail the issue that each tier of government can make laws on. In, in addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All person ओके in India. चलो, अब अगर एक फ्रीडम कंट्री के विजनरी से देखें, अगर एक कंट्री फ्री होती है तो इनके सामने सबसे बड़ी डील क्या थी। सबसे पहली बात तो कंपनी, सॉरी कंपनी क्यों आ रहा है मेरे मुंह पे, कंट्री, कंट्री के अंदर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज थी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती थी, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करती थी, ठीक है।
और उनका एक अलग अलग अपना कल्चर था। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का, वो एक मतलब एक टर्म ऑयल की तरह कंसिडर हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। ठीक है, तो मतलब वो पार्टीशन एक्चुअली बहुत मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कहते हैं ना कि रिलेटिव से बिछड़े हुए हैं, उनके रिलेटिव्स आते पाकिस्तान में और वो लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है कि इससे मतलब जो दोनों का जो फ्यूचर था ना वो अनडिसाइडेड था कि एग्जैक्टली होगा क्या। और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी of the vast mass of people of the members of constituent assembly, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को फिर अलग तरीके से ड्राफ्ट करने की मतलब लिखने की सोची। ठीक है, उन्होंने फिर दे रोज द ओकेजन एंड गेव this country a visionary that reflects the respect and diversity while preserving the national unity। मतलब national unity को मद्देनजर रखते हुए कैसे आप किसी के कल्चर, किसी के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हो, वैसा इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो भी यही रिफ्लेक्ट करता था, कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो कैसे मतलब इन लोगों ने लोगों को कितना अच्छे से फ्री किया। पहली बात, इन्होंने जो पॉवर्टी मतलब जो गरीबी थी उसको सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म से हटाने की सोची। ठीक है, उसके बाद एम्फसाइज किसके ऊपर किया ज्यादा? इन्होंने एम्फसाइज किया सबसे ज्यादा कि लोग कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि और इनको पढ़ते हुए अपने को ये दिमाग में रखना है कि इनमें डाइवर्सिटी, यूनिटी और सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और जो ऑथर्स है, ठीक है, ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वो ग्रैपलिंग विथ का क्या मतलब? समस्याओं से घिरे हुए थे। Try to understand the ways in which they try to balance these concerns with commitment to transforming India into a strong democratic society। इंडिया को कैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कन्वर्ट किया, इसके बारे में जो नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स है वो है हमारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है फेडरलिज्म, दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, चौथा है फंडामेंटल राइट्स, पांचवा है सेक्युलरिज्म। ठीक है, इन पांचों पॉइंट्स को हम लोग कल कवर करेंगे इंग्लिश के पीरियड में। ओके, गुड डे। थैंक यू मैम।